नमस्कार, स्वागत है आप सबका। दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ मैं हूं कवीन सचान। शुरुआत हेडलाइन से। पंजाब चुनाव में अमरिंदर सिंह होंगे कांग्रेस का चेहरा। पार्टी में शामिल हुए मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल के भतीजे मनप्रीत सिंह बादल। दूसरे दलों से भी गठबंधन के संकेत। सामरिक जगहों की सुरक्षा ऑडिट करेगी सरकार। गृह और रक्षा मंत्री की बैठक में फैसला। तलविंदर के लाई डिटेक्टर टेस्ट के लिए मिली अनुमति। दिल्ली में सम विषम फार्मूले की मियाद खत्म। प्रदूषण और ट्रैफिक कम होने का सरकार का दावा। ऑड इवन लागू करने पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से मांगा जवाब। शेयर बाजार में तेज गिरावट। 19 महीने के निचले स्तर पर सेंसेक्स। डॉलर के मुकाबले रुपया 30 पैसे हुआ कमजोर। और सानिया हिंगस ने जीता सिडनी इंटरनेशनल टेनिस टूर्नामेंट। जोड़ी के नाम 11वां खिताब। लगातार 30 जीत का नया विश्व रिकॉर्ड। और आइए देखते हैं पहली खबर। पंजाब में कांग्रेस ने कैप्टन अमरिंदर सिंह को आगे रखकर चुनाव लड़ने का मन बना लिया है। कांग्रेस इस वक्त राज्य में अपने को मजबूत करने में जुटी है और इसी कड़ी में आज पार्टी ने मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल के भतीजे मनप्रीत बादल को कांग्रेस में शामिल कर लिया। इस साथ ही साथ पार्टी अब ऐसे दलों की भी तलाश कर रही है जिनके साथ वो गठबंधन कर चुनावी रण में फायदा उठा सके। कांग्रेस ने पंजाब में विधानसभा चुनाव से लगभग साल भर पहले अपने मुख्यमंत्री के चेहरे का ऐलान कर दिया है। दरअसल कांग्रेस 2017 के चुनाव में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। पार्टी को पता है कि इस बार उसका मुकाबला सिर्फ अकाली दल और बीजेपी से ही नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी से भी है। इसलिए कांग्रेस खुद को मजबूत करने में लगी हुई है। जाहिर है कांग्रेस की इस पहल से अकाली बीजेपी गठबंधन और आम आदमी पार्टी पर भी मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान करने का दबाव बनेगा। कांग्रेस पार्टी की सदारत और कैंपेन का चेहरा कैप्टन अमरिंदर सिंह होंगे। पार्टी को मजबूती देने की दिशा में शुक्रवार को कांग्रेस ने पार्टी के दिल्ली मुख्यालय में पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल के भतीजे मनप्रीत बादल और उनकी पार्टी पंजाब पीपुल्स पार्टी को अपने साथ मिला लिया। पार्टी को भरोसा है कि इस मर्जर से पंजाब में उनकी पार्टी को मजबूती मिलेगी। Now we are all one and we start our campaign on a good start. दूसरी पार्टी से भी हम बातचीत करेंगे and I hope we will be able to forge some sort of a strong alliance in this coming election. मनप्रीत 1995 से 2007 तक लगातार 4 बार विधायक रहे। 2012 में अकाली दल से अलग होकर दूसरे मोर्चे में शामिल हुए और करीब 6% वोट बटोर लिए। अब कांग्रेस मनप्रीत का इस्तेमाल बादल परिवार के खिलाफ करना चाहती है, लेकिन अकाली दल और बीजेपी को इस बात की कोई परवाह नहीं। मनप्रीत ने पहले पीपी बनाई थी। जो पीपी बनाने के बाद उसका हशर हुआ, सभी लोगों की जमानतें जब्त हुई। अकाली दल को फर्क ना पहले पड़ा ना आगे कुछ पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी अकाली दल के साथ वहां मजबूती से सरकार चला रही है। जब भी चुनाव होगा हमारी सरकार बनेगी। कौन किस पार्टी में जाता है वो उसको तय करना है, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन चुनावी आंकड़ों पर गौर करें तो कांग्रेस को सूबे की कुर्सी वापस हासिल करने के लिए अभी और मेहनत करनी होगी, क्योंकि 2012 के विधानसभा चुनाव में अकाली बीजेपी गठबंधन को 42% वोट मिले थे तो कांग्रेस को 40%। लेकिन बीते लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने राज्य के करीब 24% वोट पर कब्जा जमाकर दोनों ही दलों की नींद उड़ा दी थी। विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी। और इस पूरे घटनाक्रम पर और बातचीत करेंगे हमारे साथ कांग्रेस में शामिल हुए नेता मनप्रीत सिंह बादल हैं। मनप्रीत, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। सबसे पहले तो मनप्रीत ये बताइए कि जिस तरीके से आपने अपनी पार्टी बनाई थी उस वक्त आपने दोनों राष्ट्रीय पार्टियों कांग्रेस और बीजेपी को लेकर तीखे तेवर दिखाए थे, लेकिन आपने अपनी पार्टी का कांग्रेस में विलय किया है। क्या मकसद है इस विलय के पीछे? पिछले 6 महीने में जो हमें फीडबैक मिल रही थी अपने काडर से और पंजाब के लोगों से, हम पंजाब में लोगों में जाते थे, तो यही थी कि किसी
किसी बड़े प्लेटफॉर्म पे पीपल पार्टी को खड़ा होना पड़ेगा। और पिछले 2-2.5 साल का जो अरसा गुजरा है उसमें कांग्रेस पार्टी के साथ हम अलायंस में ज़िला परिषद इलेक्शन, ब्लॉक समिति इलेक्शंस, पंचायत इलेक्शंस और लोकसभा के इलेक्शन भी कांग्रेस की अलायंस में लड़े। लेकिन आपके पास कई सारे ऑप्शंस थे। आपके पास बीजेपी भी थी, आपके सामने आम आदमी पार्टी थी जो कि दावा कर रही कि उभर रही है पंजाब में। इन सब के बावजूद आपने कांग्रेस को ही चुना। कोई ख़ास वजह इसके पीछे? पिछले 6 महीने से मैं कांग्रेस पार्टी के जो वाइस प्रेसिडेंट श्री राहुल गांधी, इनको 3 किश्तों में मिला और जो पीपल पार्टी का 11 नुकाती एजेंडा है, जो 11 पॉइंट एजेंडा पीपल पार्टी का, ये मैंने उनसे बहुत गहराई में डिस्कस करा। पंजाब के दरपेश क्या मसले हैं और इन मसलों की दारू क्या है, ये बैठ के वी डिस्कस्ड। एंड मुझे इस बात की खुशी है कि कांग्रेस वाइस प्रेसिडेंट ने पीपल पार्टी के जो एजेंडे को हूबहू उसको तस्लीम कर लिया है। लेकिन विरोधी आप पर यह आरोप लगा रहे हैं कि कोई ऐसी डील हुई है, कोई एक अहम समझौता जो कि शायद चुनाव के बाद सामने आए कांग्रेस के साथ को लेकर या फिर कांग्रेस पार्टी के साथ आपकी पार्टी के मर्जर को लेकर। क्या है आपका, मैं कहूँ कि डील या फिर कोई शर्त या समझौता? कांग्रेस में शमूलियत हुई है। राहुल गांधी साहब से भी मैंने ये कहा कि हमारी कोई शर्त नहीं है। शर्त वो जो कमज़ोर लोग होते हैं वो शर्तें रखते हैं, वो कोई डील के साथ आते हैं। अगर मनप्रीत ने कोई डील करनी होती तो मनप्रीत तो पंजाब का फाइनेंस मिनिस्टर था, चीफ मिनिस्टर का नेफ्यू था। अगर ये डील्स ही करनी होती, कोई पद ही लेना होता, ये किसी पोस्ट पे जाना होता, तो मैं तो वैसे ही वहाँ पहले ही से ही वहाँ मेरी नियुक्ति थी। लेकिन जिस तरीके से पंजाब में इस वक्त मैं चेहरे की बात करूं, पार्टी ने साफ कर दिया है कि कैप्टन वहां पर पार्टी का चेहरा होंगे, तो ऐसे में फिर आपके लिए क्या रोल बचता है? क्या रोल आप देखते हैं पार्टी के अंदर आगामी पंजाब विधानसभा चुनाव में? मैंने जैसे पहले भी कहा कि आई विल बी हैप्पी कि अगर कांग्रेस पार्टी ये समझती है कि मैं इलेक्शन ना लड़ूं और मैं कैंपेनिंग में आऊं, कोई भी रोल पर बिना शर्त के। देखिए, मैं 4 मरतबा एमएलए रह चुका हूं, मैं पंजाब में वजीर रह चुका हूं, ये ओहदे मैंने सब भोग चुका हूं। इस हार जीत की बात नहीं है, बात है कि इस 2017 का जो इलेक्शन है इसमें पंजाब के लोगों की जीत होनी चाहिए। इस बार लोगों को जीतना है, मनप्रीत ने नहीं जीतना। चलिए मनप्रीत, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और ये थी हमारी पहली खबर। छोटा सा ब्रेक के उस पार कुछ और बड़ी खबर। যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে, তবে একলা চলো রে, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে, তবে একলা চলো রে। একলা চলো একলা চলো একলা चलो একলা। विरासत में इस बार गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर का रचना संसार हिंदी में पहली बार सिर्फ राज्यसभा टेलीविजन पर। একলা চলো একলা চলো একলা চলো রে। मौसम है स्याह बादलों से घिरा, अंधेरा जैसे डूबती शाम का। मुद्दे जो आज की फिक्र है। बहुत सारे लोग अपने बुरे दिनों को कभी याद नहीं करते और अगर एक बहुत अच्छी स्थिति में पहुंच जाएं तो उनको शर्म आती है। मेरा तो जीवन ही इससे बना है। एक ऐसी शख्सियत जिसने आसमान की बुलंदी पर होने पर भी न छोड़ा साथ जमीन का। मैं अपने स्मृति कोश के साथ बहुत सलाहियत के साथ रहता हूँ। लेखक के लिए यही सबसे बड़ी पूंजी होती है। मिलिए शख्सियत में कलम की दुनिया के एक ताबिंदा सितारे लीलाधर मंडलोई से, सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। सामरिक रूप से अहम सभी जगहों की तय समय में सुरक्षा ऑडिट होगी। गृह मंत्री और रक्षा मंत्री की बैठक में इसका फैसला लिया गया। इस बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के साथ सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों के आला अधिकारी मौजूद थे। 1 घंटे तक चली इस बैठक के बाद गृह मंत्रालय ने बयान जारी किया, जिसमें कहा गया कि सीमा पार से कुछ तत्वों से खतरा है और इसीलिए खुफिया तंत्र को मजबूत करना बेहद ज़रूरी है। बैठक में आतंकी खतरों का पता लगाने और उन्हें रोकने के लिए खुफिया तंत्र को और मजबूत करने पर चर्चा हुई। पठानकोट हमले के बाद सरकार ने सामरिक जगहों की सुरक्षा चाक चौबंद करने की बात कही है
और बैठक में पठानकोट आतंकी हमलों की जांच के लिए पाकिस्तान से आने वाले विशेष जांच दल के दायरे पर भी बातचीत हुई। पंजाब पुलिस के एसपी सलविंदर सिंह का अगले सप्ताह लाई डिटेक्टर टेस्ट होगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आज इसकी जानकारी दी। पठानकोट हमले के सिलसिले में सलविंदर सिंह से एनआईए पूछताछ कर चुकी है। दरअसल सलविंदर सिंह का दावा है कि 31 दिसंबर की रात को आतंकियों ने उसकी गाड़ी छीनी थी और इसी गाड़ी से आतंकी पठानकोट एयरबेस तक पहुंचे थे और बाद में गाड़ी लावारिस मिली थी। मुंबई कांग्रेस में आपसी कलह और गुटबाजी की खबरों के बीच कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी आज 2 दिन के दौरे पर मुंबई पहुंचे हैं। उन्होंने पार्टी के नेताओं को एकजुटता का संदेश दिया तो केंद्र सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। राहुल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता गिर रही है और साथ ही आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री भाषण दे रहे हैं लेकिन जमीन पर भी कोई काम नहीं हो रहा है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी शुक्रवार को 2 दिनों के दौरे पर मुंबई पहुंचे। उन्होंने केंद्र सरकार के साथ साथ महाराष्ट्र की बीजेपी शिवसेना गठबंधन सरकार पर जमकर निशाना साधा। राहुल ने कहा कि प्रधानमंत्री एक के बाद एक योजनाओं का ऐलान कर रहे हैं, लेकिन इन योजनाओं का फायदा न गरीबों को मिल रहा है और न ही उनका कोई असर नजर आ रहा है। दिल्ली में सरकार उनकी है, मुंबई में सरकार उनकी है, महाराष्ट्र में सरकार उनकी है। अगर आपको मुंबई साफ करनी है तो झाड़ू से नहीं होगी। जो सॉलिड वेस्ट बन रहा है उसको आप हटाइए, उसको निकालने का तरीका तैयार कीजिए। सिर्फ भाषण में ये कहने से, इवेंट बनाने से, धूमधाम करने से मुंबई साफ नहीं होगा। राहुल गांधी के इस दौरे को मुंबई कांग्रेस के भीतर पैदा हुई अंतर्कलह को सुलझाने की कोशिश भी माना जा रहा है। हालांकि उनका कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से स्वागत किया और ये दिखाने की कोशिश हुई कि पूरी मुंबई कांग्रेस एकजुट है। लेकिन राहुल ने पार्टी कार्यकर्ताओं को एकता की नसीहत भी दी। तिल गुड़ गया, गुड़ गुड़ बोला। ये बहुत अच्छी कहावत है, इसको मैं अपने साथ मुंबई से वापस ले जाऊंगा और जहां भी मुझे कांग्रेस पार्टी के नेता मिलेंगे, थोड़ी लड़ाई होती रहती है, उनको मैं ये कहूंगा और अपने ऑफिस में तिल के लड्डू भी रखूंगा थोड़े। हाल में कांग्रेस दर्शन मैगजीन में पार्टी के शीर्ष नेताओं के बारे में आलोचनात्मक लेख प्रकाशित होने के बाद अभी मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष संजय निरुपम को कारण बताओ नोटिस जारी हुआ था। 2 दिन पहले भी राहुल के मुंबई दौरे को लेकर बैठक में कांग्रेस नेताओं के बीच ही विवाद की खबर आई थी। ऐसे में राहुल गांधी के सामने संगठन को मजबूत करने की चुनौती है। राहुल गांधी शनिवार को कॉलेज छात्रों से मिलेंगे और बिजली की समस्या पर पैदल मार्च भी करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। बीएसपी ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी का हश्र बिहार और दिल्ली जैसा होगा। लखनऊ में अपने 60वें जन्मदिन पर पार्टी प्रमुख मायावती ने बात कही। उन्होंने आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश चुनाव को देखते हुए सांप्रदायिक ताकतों को खुली छूट दी जा रही है। मायावती ने पदोन्नति में आरक्षण बिल पारित न करने पर भी सवाल उठाए और केंद्र सरकार की नीतियों को गरीब और दलित विरोधी बताया। जो अनेकों चुनावी वायदे किए थे, वे अच्छे दिन लाने के जो बढ़िया बढ़िया सपने दिखाए थे, वे अब अधिकांश या कोरे सपने ही बनकर रह गए हैं और अब इस सरकार में अच्छे दिन नहीं बल्कि पहले से भी और ज्यादा बुरे दिन आ गए हैं। दिल्ली में 15 दिनों तक चले सम विषम फार्मूले का आज आखिरी दिन था। दिल्ली सरकार ने दावा किया कि इस नियम से प्रदूषण का स्तर कम हुआ है और इस फार्मूले से हुए नफा नुकसान के लिए सोमवार को सभी विभागों के साथ दिल्ली सरकार समीक्षा बैठक करेगी। उधर कांग्रेस ने कहा कि इस मुहिम को सफल बनाने का श्रेय दिल्ली सरकार को नहीं बल्कि जनता को जाता है। दिल्ली सरकार ने शुक्रवार को सम विषम फार्मूले का पूरा लेखा जोखा पेश किया। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि 15 दिनों में लोगों को इससे काफी सहूलियत हुई है। सड़कों पर जाम से निजात मिली। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसके लिए जनता और दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के सहयोग की जमकर सराहना भी की। सबसे ज्यादा लोगों को इसका महत्व नजर आया वो था कि सड़कों के ऊपर कंजेशन कम हो गया, सड़कें खाली हो गई दिल्ली की। जहां लोग 1 घंटे में पहले पहुंचा करते थे वो आधे घंटे में पहुंचने लग गए, जहां लोग 2 घंटे में पहुंचते थे 1 घंटे में पहुंचने लग गए। ये सबसे ज्यादा लोगों को बेनिफिट नजर आया कि दिल्ली की सड़कें खाली हो गई। दिल्ली के परिवहन मंत्री गोपाल राय ने दावा किया कि 15 दिनों में दिल्ली के प्रदूषण स्तर में काफी कमी आई है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि दिल्ली की सीमा पर प्रदूषण कम हुआ है। गोपाल राय ने बताया कि 15 दिनों में 9000 से ज्यादा चालान काटे गए।
जबकि हेल्पलाइन नंबर पर 19,000 से ज्यादा लोगों ने कॉल किया। गोपाल राय ने सहयोग के लिए ऑटो चालकों की भी तारीफ की। 400 से 300 जो डेटा आया है वो इस बात को सबूत दे रहा है कि इस दौरान 20 से 25% पोल्यूशन लेवल नीचे गया है। ये एवरेज पूरे दिल्ली के अंदर जो हमने एनालिसिस किया है वो हुआ है। अभी तक टोटल जो इस कल तक का आज कुछ ऐड हो जाएगा, अब तक का जो टोटल चालान हुआ है वो 9,144 चालान काटे गए हैं। दिल्ली सरकार का कहना है कि प्रदूषण को कम करने के लिए और भी उपाय किए जा रहे हैं। निर्माण क्षेत्रों में नियमों का पालन नहीं करने वाले बिल्डरों का चालान काटा गया है। सड़कों और पार्कों में कूड़ा जलाने पर भी जुर्माना लगाया गया है। दिल्ली के अंदर डस्ट जो होती है कंस्ट्रक्शन साइट्स के सभी के चालान किए जा रहे हैं। अभी हमने 2 दिन पहले मेट्रो की 14 साइट्स को चेक किया था। 14 की 14 साइट का 50,000 रुपये का चालान किया है। दिल्ली में 48 मेजर साइट्स चल रही हैं कंस्ट्रक्शन की। पिछले 15 दिन पहले 46 का चालान किया गया था और 42 का दोबारा से चालान किया गया है। उधर कांग्रेस का कहना है कि दिल्ली में प्रदूषण कितना कम हुआ है ये तो आंकड़े आने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन जिस तरह से सड़कों पर ट्रैफिक जाम की समस्या कम हुई है उसका श्रेय दिल्ली की जनता को जाता है। ऑड इवन से एक चीज तो हमने देखा कि कंजेशन जो सड़कों पे था वो तो अवश्य कम हुआ, परंतु कितना पोल्यूशन घटा है ये जब आंकड़े सामने आएंगे तभी उस पर हम बता पाएंगे। पर इसका मतलब एक बार फिर से मैं दिल्ली के नागरिकों को बधाई देना चाहता हूं। दिल्ली सरकार सोमवार को सभी विभागों के साथ बैठक करेगी। इस बैठक में इस बात की समीक्षा की जाएगी कि इस नियम के दौरान क्या क्या परेशानियां आई और अगर भविष्य में इस नियम को लागू किया जाए तो समस्याओं से कैसे निजात पाई जा सकती है। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। उधर मुंबई में भी सम विषम नियम लागू करने की मांग तेज होती जा रही है और इसके लिए बॉम्बे हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई। कोर्ट ने इस पर महाराष्ट्र सरकार और बृहत मुंबई नगर निगम से जवाब मांगा है। इनमें से 2 सप्ताह के भीतर हलफनामा मांगा गया है। याचिका में कहा गया कि वायु प्रदूषण में होने वाली बीमारियों का हवाला दिया गया है और उसमें सरकार को वायु की गुणवत्ता जांचने के लिए एक समिति बनाने के निर्देश देने की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी भी जनहित याचिका को सुनवाई शुरू होने के बाद वापस नहीं लिया जा सकता। केरल के सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश पर पाबंदी के खिलाफ याचिका दायर करने वाले वकील को 500 से भी ज़्यादा बार धमकियां मिलने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज ये बात कही। कोर्ट ने कहा कि एक बार सुनवाई शुरू हो जाने के बाद याचिकाकर्ता तो बदल सकता है लेकिन सुनवाई बंद नहीं होगी। हालांकि ऐसी हालत में कोर्ट एमिकस क्यूरी नियुक्त कर सकता है। याचिकाकर्ता ने अदालत से सुरक्षा दिए जाने की भी मांग की है। कोर्ट ने इस याचिका पर सोमवार को वो सुनवाई करेगा। दिल्ली हाई कोर्ट ने डीडीसीए मामले की जांच के लिए बने आयोग पर फिलहाल रोक लगाने से इनकार कर दिया है। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि जांच आयोग अपना काम करता रहेगा। दिल्ली सरकार ने पूर्व सॉलिसिटर जनरल गोपाल सुब्रमण्यम की अध्यक्षता में एक जांच आयोग का गठन किया था जो डीडीसीए मामलों की जांच कर रहा है। आयोग को 3 महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट सौंपनी है। दूसरी तरफ दिल्ली हाई कोर्ट ने डीडीसीए की तरफ से दायर मानहानि के केस में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और सांसद कीर्ति आजाद को नोटिस जारी किया है। डीडीसीए ने दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं और निलंबित भाजपा सांसद कीर्ति आजाद पर मानहानि का मामला भी दर्ज कराया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर की पत्नी सुनंदा पुष्कर की मौत प्राकृतिक नहीं थी। दिल्ली पुलिस आयुक्त बीएस बस्सी ने आज ये बात कही। सुनंदा का बिस्तरा जांच के लिए एफबीआई को भेजा गया था और एफबीआई रिपोर्ट पर एम्स के डॉक्टरों ने अपनी सलाह दिल्ली पुलिस को दे दी है। बस्सी ने कहा कि सुनंदा के शरीर में कोई भी रेडियो एक्टिव पदार्थ नहीं मिला। सुनंदा पुष्कर दिल्ली के एक 5 सितारा होटल में 17 जनवरी 2014 को मृत मिली थी और पुलिस ने पिछले साल जनवरी में हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी। इस मामले में शशि थरूर समेत कई लोगों से पुलिस ने पूछताछ भी की थी। एज फार एज जो इन्वेस्टिगेशन हमारी अब तक हुई है, जब हमारे पास जो मेडिकल एविडेंस अब तक है उसके बेसिस पे एक बात क्लियर है कि डेथ इज नॉट नेचुरल, इट इज़ अननेचुरल। मध्य प्रदेश के हरदा जिले में बीफ के शक में एक मुस्लिम दंपत्ति की पिटाई का मामला सामने आया है। एक अंग्रेजी अखबार में छपी खबर के बाद ये बात सामने आई है। अखबार के मुताबिक ये घटना बुधवार की है, जिसके तहत कुशीनगर एक्सप्रेस से आए मुस्लिम दंपत्ति के अलावा 7 लोगों की खिरकिया स्टेशन पर तलाशी ली गई क्योंकि स्थानीय गोरक्षा समिति के लोगों को उनके पास बीफ होने का शक था। हालांकि बाद में पुलिस ने जब जांच की तो उसमें बीफ नहीं निकला।
पीड़ित मोहम्मद हुसैन ने बताया कि वो अपनी पत्नी के साथ हैदराबाद किसी रिश्तेदार के घर गए थे और वहां से हरदा वापस लौट रहे थे। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने इस घटना की निंदा की है। ये बजरंग दल और ये गोरक्षक वाले खिड़किया स्टेशन पे कुशीनगर को रोक के और उसमें जांच पड़ताल वगैरह करने लगे। उसमें बैग वगैरह ये वे सब चेकिंग वगैरह करने लगे। उस पर हमने विरोध किया तो हमारे साथ में मारा पीटी वगैरह करने लगे। वो आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद के लोग ऐसा एक माहौल कायम कर रहे हैं जिसमें कि धार्मिक उन्माद फैलाकर वे लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में आज एक बस गहरी खाई में जा गिरी, जिसमें सवार 11 लोगों की मौत हो गई और 20 से ज़्यादा लोग घायल हुए। उधमपुर के उपायुक्त शाहिद इकबाल चौधरी के मुताबिक करीब 35 यात्रियों को लेकर ये बस बसंतगढ़ जा रही थी। इस दुर्घटना में एक महिला और एक बच्चे समेत 11 लोगों की मौत हुई है। घायलों को हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। Bus was coming to Ramnagar from Basantgarh side. I have talked to DIPCOM also, and he has said that Air Force and other agencies, they are on alert. They are standby, and whenever some requisition comes for helicopter or anything else, that shall be done. ब्रिस्बेन में खेले गए दूसरे वनडे मैच में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 7 विकेट से हरा दिया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी टीम इंडिया ने 50 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 308 रन बनाए, जिसमें रोहित शर्मा ने 124, अजिंक रहाणे ने 89 और विराट कोहली ने 59 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करते हुए ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों ने सही शुरुआत की और पहले विकेट के लिए 145 रन जोड़े। एरन फ्रेंच ने 71, शॉन मार्श ने 71 और जॉर्ज बैली ने नाबाद 78 रन बनाए। 5 वनडे मैचों की सीरीज में ऑस्ट्रेलिया अब 2-0 से आगे हो गया है। सानिया मिर्जा और मार्टिना हिंगिस की जोड़ी ने सिडनी इंटरनेशनल टेनिस टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है। शुक्रवार को फाइनल मुकाबले में इस जोड़ी ने कलिना ग्रेसिया और क्रिस्टीना की जोड़ी को 1-6, 7-5, 10-5 से हरा दिया। विश्व की नंबर 1 महिला डबल्स जोड़ी की इस सीजन की लगातार दूसरी जीत है। ये दोनों का लगातार 7वां और ओवरऑल 11वां खिताब है। इस जोड़ी की ये लगातार 30वीं जीत भी है और अब दुनिया की नज़र इस बात को लेकर है कि क्या ये जोड़ी 1990 में याना नवोतना और हेलेना सुकोवा के लगातार 44 मैच जीतने के रिकॉर्ड की बराबरी कर पाएगी। प्रभात शेयर बाजार की जो आज 19 महीने के निचले स्तर पर पहुंच गया। 318 अंकों की गिरावट के साथ सेंसेक्स 24,455 पर पहुंचा और निफ्टी भी 99 अंक गिरकर 7,427 पर। सबसे ज़्यादा गिरावट बैंकिंग, ऑटो, इंफ्रा और रियल्टी सेक्टर में दिखी। जानकारों के मुताबिक कच्चे तेल के दाम $30 के नीचे आने और चीन के शेयर बाजारों का इस गिरावट पर सीधा असर है। उधर डॉलर के मुकाबले रुपया भी 30 पैसे टूटकर 28 महीने के निचले स्तर पर आ गया। आज $1 की कीमत 67 रुपये 59 पैसे रही। सेना ने कहा है कि वो किसी भी चुनौती से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। सेना दिवस के मौके पर थल सेना प्रमुख दलबीर सिंह सुहाग ने देशवासियों को यह भरोसा दिया। उन्होंने चीन के साथ रचनात्मक सहयोग की बात कही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सैनिकों की वीरता और साहस के लिए उन्हें सलाम किया। 68वें सेना दिवस कार्यक्रम की शुरुआत अमर जवान ज्योति पर शहीदों को श्रद्धांजलि के साथ शुरू हुई। इस मौके पर तीनों सेना के प्रमुख मौजूद रहे। इसके बाद दिल्ली छावनी में भव्य परेड का आयोजन हुआ। इसमें जवानों के शौर्य और साहस की झलक दिखी। सेना के जांबाजों ने कई तरह के करतब भी दिखाए। थल सेना प्रमुख जनरल दलबीर सिंह सुहाग ने कहा कि चीन की सेना के साथ उत्तरी सीमा पर बेहतर समझ विकसित हुई है और इसे जारी रखा जाएगा। उन्होंने पाकिस्तान से लगती नियंत्रण रेखा पर चुनौतियों का जिक्र भी किया। मैं देशवासियों को ये भरोसा दिलाना चाहता हूं कि आपकी फौज बहादुरी के साथ हर प्रकार की चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए हमेशा तैयार है।
दरअसल इसी दिन फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा आजाद भारत के पहले सेना प्रमुख बने थे। इसीलिए इस दिन को सेना दिवस के तौर पर मनाया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो खबरों के आज के सफर में बस इतना ही, लेकिन जाते आते छोड़ जाते हैं देश और दुनिया की कुछ और बड़ी खबरों के साथ। नमस्कार। कोल खदान मामले में एसएल माइनिंग की अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। सीईसी में ओडिशा के कसिया और जीलिंग लंगालोटा खानों में नवीनीकरण पर रोक लगाने की सिफारिश की थी। ईरान तेल बाजार में वापसी पर अपने उत्पादन को बढ़ाने जा रहा है, जिससे अमेरिका में तेल भंडारण बढ़ने की उम्मीद है। एशियाई बाजार में कच्चे तेल की कीमतें 12 साल के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई हैं। भारत और जापान के तटरक्षक बल चेन्नई के समुद्र तट पर संयुक्त अभ्यास कर रहे हैं। 15वें संयुक्त अभ्यास काइजिन के दौरान भारतीय तटरक्षक बल का जहाज, समुद्र पहरेदार और जापान का पोत इचिंको भी बंदरगाह पर मौजूद रहे। इस अभ्यास का उद्देश्य खोज बचाव की कार्रवाई और परस्पर सहयोग के जरिए समुद्री डकैतों से निपटना है। ओडिशा के गजपति जिले के पनीगंदा के जंगल में 32 किलो आईईडी विस्फोटक बरामद हुआ है। बीएसएफ के मुताबिक विस्फोटक सामग्री माओवादियों की है। पिछले 5 दिनों में सेना ने दूसरी बार विस्फोटक बरामद किया है। दिल्ली की पत्रकार अंकिता आनंद को यूरोपीय आयोग के प्रतिष्ठित लोरेंजो नेतालिब 2015 मीडिया पुरस्कार से नवाजा गया है। ये सम्मान उन्हें खाप पंचायतों और महिलाओं की स्थिति पर लिखे उनके लेख नो कंट्री फॉर न्यू वुमेन के लिए दिया गया है। मुंबई हाई कोर्ट ने अली असगर को 1 हफ्ते की अग्रिम जमानत दे दी है। अपने को स्टार की कुशारदा की गिरफ्तारी के बाद अली ने कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए अर्जी दी थी। दोनों अभिनेताओं पर बाबा राम रहीम का मजाक उड़ाने के आरोप में उनके समर्थकों ने मामला दर्ज कराया था। जकार्ता आतंकी हमले के मामले में इंडोनेशियाई पुलिस ने 3 संदिग्धों को हिरासत में लिया है। गिरफ्तार किए गए लोगों के घर से आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट का झंडा भी बरामद हुआ है। इस मामले में कनाडा और इंडोनेशिया के एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। मिस्र के सिनाई प्रांत में सुरक्षा बलों ने आतंकी हमले की साजिश को नाकाम कर दिया है। इस हमले में सेना ने 30 आतंकियों को मार गिराया। शेख जुवेद शहर में जांच चौकी पर सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच झड़प हुई थी। जापान के नगानो शहर में एक स्कूल बस हादसे में 14 छात्रों की मौत हो गई। हादसे में 27 लोग घायल भी हुए हैं। बस नगागो में स्की रिजॉर्ट दौरे के लिए जा रही थी। फिलहाल हादसे की वजह पता नहीं लग पाई है। ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने मानवता के आधार पर 26 वर्षीय भारतीय को विशेष वीजा दिया है। जसपाल सिंह के पिता की ऑस्ट्रेलिया में दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई थी। जसपाल अपने पिता का अंतिम संस्कार भारत में करना चाहते हैं। नया वीजा मिल जाने के बाद वे भारत में अपने पिता का शव ले जाने के बाद ऑस्ट्रेलिया वापस आ सकेगा।